जय श्री राम, जय श्री महाकाल। जियो फाइनेंशियल्स, बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन था इसको लेके, क्या करना है इस कंपनी का लेके, क्या हमें किस तरह से सोचना चाहिए, उसी के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन के हिसाब से देखिए। और मैं आपको एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त बताता हूँ, इस वीडियो में मैंने इतना इन डेप्थ गया हूँ ना, एक एक चीज़ आपको जियो फाइनेंशियल्स का डिटेल में आपको बताऊँगा, तो ध्यान रखिएगा, आखिरी तक बने रहिएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट जानना है कि अगर मार्केट इतना गिरा, क्यों गिरा, क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या हुआ, मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में जानना है, तो भाई इसी वीडियो के नीचे एक ज्वाइन का बटन है, उसको दबा दो ना यार। ज्वाइन का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप उन्हीं मेंबर्स वाले ग्रुप में आ जाएंगे। इसको मैं आपको पॉइंट्स में लेके चलता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं अभी रिसेंटली। सबसे पहली चीज़, क्वार्टरली रिजल्ट्स आए। क्वार्टरली रिजल्ट्स में जितने एक्सपेक्ट किए गए थे ना, वैसे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। क्लियर सिचुएशन है। जो हम सोच रहे थे जियो फाइनेंशियल्स एकदम तगड़े रिजल्ट्स देगी, वैसा नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर मैं ईयर ऑन ईयर देखूँ ना, तो इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर देखने के कोई मतलब ही नहीं है। आई टेल यू द रीज़न। हम ईयर ऑन ईयर कोई भी कंपनी का डेटा क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें ये देखना रहता है कि कंपनी ने कितना ग्रो किया है, बराबर पिछले साल के हिसाब से। अब ये कंपनी ऑलरेडी नई कंपनी है, तो पिछले साल के हिसाब से अगर ये अभी इतनी अच्छे से ग्रो नहीं करेगी, तो भाई ये काम ही क्यों कर रही है? जियो फाइनेंशियल्स मोटा भाई की कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी है, तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में क्या डिफरेंस आया है। अब ये चीज़ समझना बहुत आनी चाहिए। नई कंपनियां कुछ भी होती है ना, तो उसमें हमें क्यू ओ क्यू देखना एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। और अगर पुरानी कंपनीज है जो ऑलरेडी मेच्योर्ड कंपनीज हैं, उनको आप वाई ओ वाई देखोगे तो समझ में आता है। इसमें हम दोनों कवर कर लेते हैं, वाई ओ वाई भी कवर करते हैं और क्यू ओ क्यू भी करते हैं। दिसंबर 25 का रिजल्ट आया, 901 रुपये का, 901 करोड़ का इनका सेल्स था, दैट इज़ रेवेन्यू। मैं अगर दिसंबर 2024 से कंपेयर करने जाऊं, तो 438 करोड़ था और अभी 901 करोड़, डबल से ऊपर। ज़बरदस्त, अमेजिंग, कोई डाउट ही नहीं है। रही बात सितंबर 2025 से अगर मैं कवर करने जाऊंगा, तो रेवेन्यू गिरा है 981 करोड़ से लेके 901, तो ये नेगेटिव हो गया ना यार। अब अगर पिछले क्वार्टर से आप अच्छा काम नहीं कर पाए, जबकि दिवाली वाला क्वार्टर था, अब दिवाली वाले क्वार्टर में भी अगर आप सेल्स नहीं ले पाए, तो क्या मतलब? ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग मार्जिन ये कंपनी का धीरे 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 परसेंटेज वाइज कम होगा, क्योंकि कंपनी जब स्केल अप करनी जाएगी, तो स्केल अप करते करते उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, बट ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज गिरेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा सेल्स होंगी उतना इनको डिस्काउंट्स भी तो बांटने पड़ेंगे ना। तो ऑपरेटिंग मार्जिन कंपेरेटिवली थोड़ा कम होगा, परसेंटेज वाइज बात कर रहा हूँ, जो अभी इनका कम भी हुआ है। अगर मैं पिछले दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करने जाऊँ, 71% से गिर के 62% हुआ है। और तो और अगर मैं सितंबर 25 क्वार्टर से कंपेयर करने जाऊँगा, तो 70% का 62% हुआ है। तो ये एक पॉइंट है, ये ठीक है। एक एंगल से देखने जाओगे तो नेगेटिव है, बट दूसरे एंगल से देखोगे तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 695 करोड़ था सितंबर 25 क्वार्टर में, और अभी 269 करोड़ ही है। मतलब ये तो बहुत ही नेगेटिव हो गया। नहीं, समझो इस बात को, 695 करोड़ हुआ है क्योंकि वहाँ पर एक अदर इनकम है इनके पास में 238 की। अदर इनकम का मतलब जो बिजनेस की इनकम नहीं है, कभी उल्टी सीधी तरह से आ गई, कभी एक आधी क्वार्टर में आ गई तो आ गई। और इनके टैक्सेस उसमें लगे 11%, और अभी टैक्सेस लग रहे हैं ज़्यादा, तो वो टैक्सेस का डिफरेंस है। तो कंपनी के बिजनेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ इसमें, हाँ, बट ये है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ उधर है। प्रमोटर्स की बात करूं तो 47% पे स्टेबल है, जबकि एफ आई आईज 20% से गिर के 11% हुए हैं। एफ आई आईज तो वैसे भी हर जगह बेच ही रहा है ना माल। डी आई आईज 12% से बढ़ के 15% हुए हैं, और प्रमोटर्स पब्लिक 18% से बढ़ के 26% हुई है। ठीक है, मतलब अगर मैं नॉर्मल कंपनी की बात करता तो ये थोड़ा सा मेरे को नेगेटिव लगता, क्योंकि पब्लिक की शेयर होल्डिंग बढ़ी है और एफ आई आईज की कम हुई है। बट ये कंपनी अभी स्केल करती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो इसको थोड़ा सा इस बात पे डिस्काउंट दिया जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। हम मोमेंटम की बात करते हैं, इनका बिजनेस कहाँ से आके कैसे कैसे बन रहा है। 19,049 करोड़ का इनका AUM है। AUM का फुल फॉर्म होता है असेट अंडर मैनेजमेंट। NBFC है ना, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। तो वहाँ पे पिछले साल से इस साल में 4 गुना, 3.5 गुना टू बी प्रिसाइज, 3.5 गुना इनका रेवेन्यू बढ़ा है। क्या चाहिए और? हाँ, ग्रोथ होनी भी चाहिए थी सर, क्योंकि एट दी एंड कंपनी भी ग्रोइंग है। बिल्कुल बात सही है, सही सोच रहे हो, कोई डाउट नहीं है। 1492 करोड़ का AUM है इनका, ऑफ फंड्स वाला, मतलब वो जियो ब्लैक रॉक वाला जो फंड्स है ना इनके पास, उसमें जियो ब्लैक रॉक वाले में इन्होंने 10 फंड्स चालू किए, और 10 फंड्स में इनका AUM बन गया है 14,972 करोड़। अच्छा ग्रो हो रहा है। बट है ना, आप लोग को भी नोट करना, जियो फाइनेंशियल्स का ये जो जियो ब्लैक रॉक का जो फ्लेक्सी कैप आया था ना, बहुत लोगों ने इतने दिल से लिया नहीं है।
मैंने भी नहीं लिया है, बट मैं अभी सजेस्ट करता हूँ कि मैं भी अभी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने का मन में हूँ उसमें। हाँ, बट अभी तक किसी ने बहुत दिल से लिया नहीं, बहुत ज़्यादा हुआ नहीं, क्रिएट हुआ इसका नहीं। 16,315 करोड़ का इनका पेमेंट सोल्यूशन वाला जो बिजनेस था, वहाँ से इनका रेवेन्यू है, दैट इज़ 156, मतलब 1.5 गुना बढ़ा है। गुड, मतलब अच्छा खासा बढ़ा है। और पेमेंट का जो बिजनेस है इनका, उसमें इनका पेमेंट डिपॉजिट में 504, ठीक है। जियो क्रेडिट लिमिटेड जो है इनके पास में, उसका टोटल डिसबर्समेंट इन्होंने किया है 8,615 करोड़। पिछली बार से जितना डिसबर्समेंट था इस बार डबल किया है। मतलब पिछली बार करीब 4,000 समथिंग करोड़ का इनका वो था डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट का मतलब क्या है? लोन तो आपको सैंक्शन कर दिया, जब इन्होंने लोन दिया ही नहीं आपको तो ब्याज का मीटर चालू कैसे होगा? तो डिसबर्समेंट समझना इसलिए ज़रूरी है, ये डिसबर्समेंट था, ठीक है ना। ऑल इन ऑल अगर कंपनी की विंग्स की बात करूं तो टोटल मिला के 4 विंग्स हैं। इन्वेस्टमेंट, बोरो करना, बोरो पे देना, ट्रांजैक्ट करना और प्रोटेक्ट करना। अब प्रोटेक्ट करना मतलब मैं बताता हूँ। इन्वेस्ट में म्यूचुअल फंड्स इन्होंने चालू करें, सेविंग प्रो मॉडल्स इन्होंने चालू किए, जियो गोल्ड भी है। तो बहुत लोग क्वेश्चन नहीं पूछे सर निपॉन गोल्ड में डाले, इस वाले गोल्ड के ETF में, जियो गोल्ड में भी डाल सकते हो, ऑप्शन है आपके पास में। सेकंड, बोरोइंग वाला, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उसके बाद लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, लोन अगेंस्ट शेयर्स, इन सब का ये बिजनेस करती है, मोटा मोटी काम ठीक कर रही है, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन में ये टैक्स फाइलिंग, हमारे पेट पे लात मारी थी मोटा भाई ने, बोला था हम 2 रुपए में टैक्स फाइलिंग कर देंगे। अरे भाई दिल मत तोड़ो यार, बट ठीक है, वो बिजनेस है तो सही, और वो बिजनेस चला रहे हैं, ऐसी बात तो है नहीं। और इसके बाद प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट में मतलब ये लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, 2 व्हीलर इंश्योरेंस, सब भी इंश्योरेंस में ये लोग आ चुके हैं। मेरे को एक चीज़ इनकी अच्छी लगती है, ये टेक्निकल ड्रिवन, मतलब ये AI ड्रिवन बिजनेस के ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं। कहने का मतलब, जैसे इन्होंने बोला कि जियो क्रेडिट लिमिटेड जिसमें ये लोग लोन दे रहे हैं, 0 फीट ऑन स्ट्रीट, 0 फीट ऑन स्ट्रीट, मतलब कि तुम्हें ज़मीन पर कदम रखना ना पड़े, तुम्हारे कोमल कदम तुम्हारे ज़मीन पर मत लेके जाओ, ऐसा कॉन्सेप्ट ये लोग बोल रहे हैं। मतलब कि यार आपको कहीं जाना नहीं पड़े, आपको स्ट्रीट पे आना नहीं पड़े, आप ये सब ऑनलाइन ही सेटअप अपना कर लो, डू इट योरसेल्फ के बेसिस पे काम करवाने की बात कर रहे हैं। रही बात इंश्योरेंस में, इन्होंने अपना खुद का AI बना दिया है, जो कि आप जो भी क्वेश्चन उससे पूछेंगे आपको AI ही जवाब देगा, और AI के बेसिस पे आप अपने डिसीजंस भी ले सकते हैं। एक और बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं जो इंश्योरेंस ब्रोकिंग वाले बिजनेस में, इन लोगों ने एक और किया है, डेटा एनालिसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। क्या कर रहे हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं उनका क्या बिहेवियर चल रहा है ना, उसके ऊपर डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। वेरी गुड पॉइंट। उससे क्या निकल के आता है, तब क्रक्स निकल के आता है कि एग्जैक्टली बिजनेस करना कैसे चाह रहे हैं और किस तरह से इनका बिजनेस चल भी रहा है, और कौन कहाँ कहाँ पे इनकी ग्रोथ है। सब पॉजिटिव लग रहा है ना। अभी मैं एक और पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद जो मेरे को नेगेटिव लग रहा है वो भी बता देता हूँ। सेटअप वाइज अगर मैं बात करूं तो ये जियो फाइनेंशियल्स में कौन कौन सी कंपनी है जो 100% सब्सिडी पूरी की पूरी इनकी है, उसमें सबसे पहले जियो क्रेडिट लिमिटेड है जो बैंकिंग वाला काम है, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग है वो भी इसमें आ गया, जियो पेमेंट सोल्यूशंस है वो भी इसमें आ गया, जियो पेमेंट बैंक्स लिमिटेड है वो भी आ गया, रिलायंस इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग ये भी आ गई, जियो फाइनेंशियल्स प्लेटफॉर्म तो वो भी आ गया एंड सर्विसेज, और जियो लीजिंग। आपने एक चीज़ नोट करी होगी, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स वाला यहाँ पे कंपनी नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक रॉक के साथ है। तो जियो ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने एसेट मैनेजमेंट करके रखी है, जियो ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने ट्रस्टी भी बना के रखा है। तो उसमें 50% जियो है और 50% ये है। इन्होंने अभी एक री इंश्योरेंस का भी बिजनेस चालू करवाने की बात करी है अलायंस के साथ में। वो बजाज अलायंस नाम सुना है ना, वैसा अलायंस एक कंपनी है, अलायंस के साथ में री इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल री इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज एक कोई पर्सन है, उसने बोला मेरे को अपना लाइफ इंश्योरेंस लेना है 500 करोड़ का, ठीक है। अब एक कंपनी ने उसको 500 करोड़ में कर भी दिया, चल ठीक है हम कर देंगे तेरा इंश्योरेंस। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। अब ये वाली कंपनी जिसने 500 करोड़ का इसका इंश्योरेंस कर दिया, इसके अंदर भी डर है, कभी इसकी हालत टाइट हो गई, कभी इसकी डेथ हो गई, तो इनको 500 करोड़ उठा के देने पड़ेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, पीछे और लोगों से 3-4 लोगों से अपना इंश्योरेंस करा के रखते हैं कि इसी बंदे का 100 करोड़ का तुम कर लो, 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 और बाकी 100 करोड़ का हम कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। तो अलायंस के साथ इन्होंने वो वाला जेवी किया है, बिजनेस बहुत बड़ा है वो री इंश्योरेंस वाले का। इन सारी चीज़ों को लेके अब एक नेगेटिव पॉइंट पे आ जाए कि फाइनेंशियल्स का जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट है वो इतना अच्छा नहीं आया है। आई होप ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। दूसरी, टेक्निकली अगर मैं बात करूं, अगर 240 तोड़ा तो 200 रुपये तक भी जा सकता है, तो ये भी नेगेटिव लग रहा है। जब तक पहले 300 रुपये का था, आप साप्ताहिक मार्केट अपडेट देखते हो तो आपको 300 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना था, बट आपने नहीं लगाया होगा। अगर नहीं लगाया है तो अब भाई 240 आखिरी सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो फिर 200 रुपये तक भी जा सकता है। क्या मैं इन्वेस्टेड हूँ? मैं अभी इन्वेस्टेड नहीं हूँ,
मैं अब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करने की सोचूंगा, बट मेरा विजन होगा बहुत लंबे समय का। कारण जब बड़ी कंपनी होती है ना, तो बड़ी कंपनी लंबे समय के लिए जी जाती है, और बड़ी कंपनी अपना बिजनेस, आप 2 मिनट देखो कितना फैला हुआ व्यापार है यार। 1 साल में 2 साल में कोई बहुत अच्छे रिटर्न नहीं आएंगे, इसको आपको 5 7 10 साल रुकना पड़ेगा। अगर सपोज कंपनी में बीच में कहीं पे भी फ्रॉड नहीं आए, कंपनी में किसी भी तरह का फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी नहीं हुई, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बजाज और इन सब के रिटर्न मिलते हैं, इसके भी मिलेंगे। बट हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा बीच में फ्रॉड्स नहीं आए, क्योंकि बहुत आते हैं ना यार। अगर कोई भी फ्रॉड आ गया तो हालत ही खराब हो जाती कंपनी के स्टॉक की। तो उस हिसाब से बस रिस्क है। इतना डिटेल में अगर आपको सीखना है तो मेरा कोर्स है ना यार, द लॉजिकल इन्वेस्टर, तो उसके ऊपर आप बिल्कुल जाइए। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, कॉल करो, रजिस्टर करो। लाइव क्लास होती है, सैटरडे और संडे की क्लास होती है। मैं खुद लाइव लेता हूँ और उसके बाद में 1-to-1 इंटरेक्शन भी करता हूँ। बढ़िया मज़ा आता है, एक फैमिली जैसा मज़ा लेना है आपको और बहुत अच्छे से डीप में सीखना है, तो आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, मेरे को और कमेंट करके बताओ कौन सी कंपनी पे डिटेल वीडियो चाहिए, मैं बनाऊंगा। आपने बोला और ये वाला नहीं बना, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।